हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग इन एग्री। मेरा नाम है रोशन कुमार और आज का चैप्टर है हमारा द सेल, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वीडियो सीरीज का। आज ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने जेनेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज का वीडियो है द सेल। इसके बाद आएगा सेल डिवीजन, फिर मेंडल्स लॉ, और एक एक करके सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। पूरी की पूरी सिलेबस हमें कंप्लीट करना है एकदम आसान भाषा में, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक हमें पहुंचना है ताकि हम सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल का डेफिनेशन। तो बचपन से हम लोग यही सेम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल का फिगर है। इसको आप इमेजिन करिए जैसे एक लिक्विड है, एक प्लास्टिक के पाउच में लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जो बाहर से जो आपको ये बाउंड्री दिख रहा है, ये पाउच है, पैकेट है, और उसके अंदर लिक्विड है। तो जो ये पैकेट है, जो बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर जो लिक्विड है इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी लिक्विड में न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे सेल होता कैसा है। सेल से फिर टिश्यूज बनते हैं, सेल सारे मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर ऑर्गन्स मिलकर ही हमारा पूरा बॉडी, पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो क्यों कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को? आप समझ रहे होंगे, सेल से मिलकर ही पूरा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और उन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने सेल के बारे में लिखा था। फिर 1838 में एक जर्मन साइंटिस्ट हुए थे स्क्लिडेन। 1839 में साइंटिस्ट हुए थे स्वान, जिन्होंने दोनों मिलकर सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया था प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेलुलर इन कैरेक्टर, मतलब सेल्स मिलकर फिर प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हैं, मतलब जो बेसिक यूनिट होता है। उन्होंने सेल थ्योरी प्रूव किया था 1838-1839 में स्क्लिडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट ने। दे पोस्टुलेटेड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लाइफ। उन्होंने ये पोस्टुलेट किया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लाइफ। तो मैंने आपको बताया सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज आपस में मिलकर के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के हमारा ऑर्गन सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। 1861 में साइंटिस्ट हुए डी बैरी और सुल्चे। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में इन्होंने बताया था सेल इज नथिंग बट टाइनी मासेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल क्या होते हैं? टाइनी मासेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होता है। उसके बाद 84 में स्ट्रासबर्गर ने यह बताया था कि न्यूक्लियस का रिलेशन इनहेरिटेंस से है। ये ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है। उसके बाद 1885 में वर्चो नाम के साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने बताया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से फिर नए सेल्स बनते हैं। तो ये जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, माइटोसिस मियोसिस, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सबसे पहले बताया था साइंटिस्ट, उनका नाम था वर्चो, 1885 में। ज्यादातर सेल्स की साइज 3 से 30 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर होता है 10 टू दी पावर -6 मीटर। माइक्रोमीटर को समझने के लिए आप रिजॉल्विंग पावर से समझ सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? देखिए, दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम कम हो जाता है। तो हम अपनी नंगी आंखों से, नेकेड आई से, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जब हम अपनी नंगी आंखों से इन दोनों पॉइंट्स को देख करके ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर है 100 माइक्रोमीटर। इसका क्या मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर 100 माइक्रोमीटर है, तो हम अपनी नंगी आंखों से इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम अलग अलग देख सकते हैं। इसी तरह से लाइट माइक्रोस्कोप का 3000 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस एकदम कम हो गया, और भी कम हो गया, 0.3 माइक्रोमीटर तक हो गया, 3000 एंगस्ट्रम तक हो गया, तब हमें लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। उससे भी अगर कम हो जाता है डिस्टेंस, तो फिर हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। अगर 0.25 एंगस्ट्रम तक है, तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी।
अगर 0.25 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता है तो फिर हमें और भी दूसरे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी या दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है? दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, जहां पर हम दोनों पॉइंट्स को अलग अलग देख सकते हैं। तो ज्यादातर सेल्स की साइज 3 से 30 माइक्रोमीटर है। सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी साइज होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग का होता है, जिसकी साइज होती है 170 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर। तो यूनिट देखिए यहां पर मिलीमीटर है। मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻³ मीटर, या इसी को 10⁻³ माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है नर्व सेल, जिसकी साइज होती है 90 माइक्रोमीटर। एनिमल सेल, प्लांट सेल, इनका फिगर वीडियो को पॉज करके एक एक बार आप फिर से बना लीजिए। पिछली वीडियो में भी मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों को करने के लिए बोला था। स्ट्रक्चरली सेल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल बाउंड्रीज और साइटोप्लाज्म को समझने के लिए आप बलून और पानी का एग्जांपल लीजिए। ये बलून है और इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये सेल, इसको आपको बलून इमेजिन करना है, और उसमें जो पानी भरा हुआ है इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये पानी, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। ये सेल है और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसी का दूसरा नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। और ये जो बलून है, जो बाउंड्री है, जो इस पानी को बांध के रखे हुए है, इसको कहते हैं सेल बाउंड्रीज। अब सेल बाउंड्रीज दो तरह के होते हैं। अगर प्लांट सेल है तो उसके केस में कहेंगे हम सेल वॉल। अगर एनिमल सेल है उसके केस में कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल रिजिड होता है। एनिमल सेल, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है वो एनिमल सेल होता है, तो उसके केस में सेल मेम्ब्रेन होता है, वो रिजिड नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये जो बलून है इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये रिजिड हो जाएगा एज इन केस ऑफ प्लांट सेल तो उसको कहेंगे सेल वॉल। उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब इस पानी के अंदर एक बीच में बड़ा सा बॉडी होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को भी आपको, अगर इसके स्ट्रक्चर को भी समझना है तो आपको बलून और पानी के एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे सेल के केस में बलून को हम सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे, उसी तरह न्यूक्लियस के केस में जो बलून है, जो लिक्विड को बांध करके रखे हुए है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो लिक्विड है जिसको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बांध करके रखे हुए है, इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो नेटवर्क दिख रहा है आपको, ये है क्रोमेटिन नेटवर्क। और जैसे सेल में न्यूक्लियस है, उसी तरह से न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये बॉडी, ये है न्यूक्लियोलस। उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड है, इसमें भी 3 चीजें होती है: सेल मैट्रिक्स, सेल इंक्लूजन और सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो आपको ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं, ये जो प्रोमिनेंट दिख रहा है, ये सारा है सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स भी दो तरह के होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी मेम्ब्रेन होता है। जैसे ये बलून और पानी वाला एग्जांपल बताकर मैंने आपको समझाया था मेम्ब्रेन, उसी तरह से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन होता है और कुछ में मेम्ब्रेन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें मेम्ब्रेन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल या सेंट्रोसोम, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सेंट्रोसोम है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो जो जिसमें मेम्ब्रेन होता है उसको कहेंगे हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है उसको कहेंगे हम मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम्स। तो वीडियो को पॉज करके आप ढूंढिए इसमें कहां पर कौन सा है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल है राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा भी इसमें कुछ होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स जैसे मेलानिन, तो उनको कहते हैं हम सेल इंक्लूजन। इनका
सेल ऑर्गेनेल्स के जैसा एक्टिविटी नहीं होता है, इनका अलग फंक्शन होता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा जो आपको यहां दिखेगा छोटा छोटा, उसको कहेंगे हम सेल इंक्लूजन्स। उसके बाद एक होता है सेल मैट्रिक्स। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया में इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो चीज होती है उसको कहते हैं हम सेल मैट्रिक्स। प्लांट सेल को जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो क्या क्या दिखा हमें? बहुत सारी चीजें दिखी, वही हमारा सिलेबस बन गया। सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट के अंदर भी बहुत कुछ दिखा। एक एक करके हमें सबको पढ़ना है, सबके फंक्शंस पढ़ने हैं। तो इसको समझने के लिए हम फिर से वही बलून और पानी वाला एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया बलून, ये उसमें भरा है पानी। अब इस बलून को हम एक स्टील के कंटेनर में रख देते हैं। तो क्या होगा? ये जो बलून है इस कंटेनर का शेप ले लेगा। ये कंटेनर हार्ड है, रिजिड है। इस कंटेनर को हम कहेंगे सेल वॉल। ये है हमारा नॉन लिविंग सब्सटेंस। प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको कि कहते हैं सेल वॉल, जो कि नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल को अगर निकाल देते हैं तो बच जाता है हमारा बलून और पानी, जिसको कि हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, या इसी को हम कहते हैं साइटोसोम। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सब्सटेंसेस मिलते हैं। पहले देखते हैं लिविंग सब्सटेंस। तो इस पानी में एक हमने देखा था कि न्यूक्लियस भी मिलता है। तो जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा हमने तो भी हमें यही दिखा, ये लिक्विड और ये न्यूक्लियस और उसको बाउंड करने वाला ये मेम्ब्रेन। तो इस लिक्विड और न्यूक्लियस को दोनों को मिलाकर हमने कह दिया प्रोटोप्लाज्म। इस लिक्विड को हमने कहा साइटोप्लाज्म, और ये जो बॉडी हमें बीच में दिख रहा है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि है हमारा लिविंग सब्सटेंस। अब इस लिक्विड साइटोप्लाज्म में हमने ऑलरेडी देखा था बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जब प्लांट सेल को देखा गया तब भी बहुत सारी चीजें दिखी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, हैलोप्लाज्म। अब हैलोप्लाज्म क्या है? ये जो लिक्विड है इसका जो क्लियर सब्सटेंस है, मतलब जैसे पानी में मान लीजिए हमने कलर मिला दिया पानी में, तो जो उसका क्लियर सब्सटेंस है वो तो पानी है। तो ये कलरफुल लिक्विड जैसा आप समझिए। तो जो पानी है, जो क्लियर सब्सटेंस है, उसको हम कहते हैं हैलोप्लाज्म। हैलोप्लाज्म के अंदर क्या क्या दिखा हमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो तरह के थे, स्मूथ और रफ। डिक्टायोसोम्स, इसको गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। लाइसोसोम्स, स्फेरोसोम्स, टोनोप्लास्ट, प्लाज्माडेस्माटा। इनका अभी आप बस नाम याद कर लीजिए। इन सब का फंक्शंस डिटेल से हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद लिविंग सब्सटेंसेस के अलावा जो बच गया वो था नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स मैंने आपको इससे पहले बताया था, जैसे पिगमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स। पिगमेंट्स को आप इस तरह से सोच सकते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? ये एक पिगमेंट होता है जो कि जो हमारा स्किन है उसके कलर को डार्क करता है। हमारे बाल को भी जो ब्लैक कलर करता है उस पिगमेंट को हम मेलानिन कहते हैं। तो उस तरह के जो सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको कहते हैं हम एर्गास्टिक सब्सटेंसेस। ये नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो हमें क्या क्या दिखा प्लांट सेल में लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, वो हमने देख लिया। अब सबको डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिटेल से हमें आगे पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी एक टाइप का सेल होता है जिसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये मिलता है हमें बैक्टीरियाज और सियानोबैक्टीरियाज, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी में। अब क्या होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में? तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। मैंने आपको बताया था प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में, उसमें एक न्यूक्लियस मिलता है जो कि बाउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और उसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखता है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियस इसमें अलग से है। इसको कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं जो दूसरे सेल्स होते हैं जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये जनरली जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड होता है, वो थोड़ा सा थिक होता है, मतलब इसको आसानी से डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसका जो लिक्विड होता है वो इसके जितना थिक नहीं होता है, मतलब वो ज्यादा लिक्विड होता है। अब इसका तो, ये तो प्लांट सेल है, इसमें तो सेल वॉल होगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा, ये डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन एनिमल सेल में बहुत ज्यादा वो डिफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होता है और लिक्विड जो होता है वो तो ऑलरेडी बहुत लिक्विड होता है। तो मेनली ये डिफरेंस है, बाकी और भी हम डिफरेंस देखते हैं एक एक करके। सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं। इनका साइज 1 माइक्रोमीटर से 40 माइक्रोमीटर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स का हाफ माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया आपको रिलेटिवली रिजिड होता है, रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, ड्राइंग को रेजिस्ट करते हैं, मतलब जल्दी सूखते नहीं है, एंड कैन विथस्टैंड वाइड चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब उनके ऊपर आप प्रेशर डालोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो बहुत वाइड रेंज को वो विथस्टैंड कर सकते हैं, झेल सकते हैं, उनमें जल्दी चेंजेस नहीं होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में इसका उल्टा हो जाता है, जो लिक्विड होता है वो मोर फ्लूइड होता है, पतला होता है, एंड सेंसिटिव टू ड्राइंग एंड टू चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जल्दी सूख सकता है और टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस पर जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। न्यूक्लियस, ये भी बताया मैंने आपको, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सर्कुलर डीएनए लाइज नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, जो सर्कुलर डीएनए होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने बताया था, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स को जब आप स्ट्रेच करते हो तो फिर आपको डीएनए दिखता है, उसमें जीन्स होता है। तो वहां पे क्या था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आपको मिलता था। यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है जो कि नेकेड होता है, साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है ऐसे ही। नो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस होली कहें हम, तो ये सब चीज नहीं होता है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म अनडिफरेंशिएटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है तो आप अलग से नहीं बोल सकते हो कि अलग से ये न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म गायब रहता है, आप अलग नहीं कर सकते हो कि ये पर्टिकुलरली न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक इसका उल्टा होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ट्रू न्यूक्लियस फाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है, बाइंड करके रखता है। लीनियर डीएनए होता है एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स एंड आरएनए फॉर्मिंग क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें जिनमें डीएनए होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्टिंक्ट होता है, मतलब आप देख करके उसमें अलग से बता सकते हो कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो सब चीज डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे आप एज अ होल कह सकते हो कि ट्रू न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनेल्स की बात करें तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। राइबोसोम्स स्मॉलर एंड रैंडमली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, छोटे होते हैं और रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में बड़े होते हैं राइबोसोम्स, कैन बी फ्री और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा वहां पे आपको राइबोसोम का क्या काम है, कहां पर प्रेजेंट है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इतना याद कर लो कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में बड़े होते हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है, इट डिवाइड्स सिंपली बाय फिशन, मतलब माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है, सिंपल फिजन से डिवाइड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस मियोसिस होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में
जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल से देखेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आर द सीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स विच लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। तो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में जिनके ऊपर फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स, जो प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनाइज्ड क्लोरोप्लास्ट होता है कंटेनिंग स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड ग्रेना। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर ही फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हम देखेंगे ग्रेना होता है, ऑर्गेनाइज्ड स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। बाकी जो इसके अलावा बच गए सारे एनिमल सेल, प्लांट सेल, सारे के सारे हो गए यूकैरियोटिक सेल्स। अब एक एक करके हम सारे पार्ट्स को, सेल के सारे पार्ट्स को समझते हैं, उनके फंक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। एक्सट्रीमली डेलिकेट, थिन, इलास्टिक एंड लिविंग मेम्ब्रेन विच सराउंड्स अ सेल। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एक बलून है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस बलून को ही हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या इसी का नाम है प्लाज्मा लेमा। प्लांट सेल के केस में मैंने आपको बताया था, स्टील कंटेनर का एग्जांपल लेकर बताया था। इस बलून के ऊपर क्या होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको कि कहते हैं सेल वॉल। इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल। तो आउटर पार्ट जो होता है इसको कहते हैं सेल वॉल, उसके अंदर जो होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सैंडविचिंग इट एंड एम्बेडेड इन इट। ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, इन दोनों को देख करके आप समझ सकते हैं। तो 2 लेयर होता है लिपिड का, लिपिड मतलब फैट मॉलिक्यूल जो होते हैं, उसका 2 लेयर होता है। 35 एंगस्ट्रॉम इसका साइज होता है दोनों लेयर्स का। तो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड है और इसको दोनों तरफ से प्रोटीन सैंडविच किए हुए हैं, मतलब दोनों तरफ से दबाए हुए। बीच में ये लिपिड है और दोनों तरफ से प्रोटीन है। जो प्रोटीन लेयर है इसकी साइज है 20 एंगस्ट्रॉम। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, इसमें जो प्रोटीन है ये एम्बेडेड भी है और इसको सैंडविच भी कर रहा है, और जो बीच में है 2 लेयर है वो लिपिड का, ये जो है it is made up of 2 layers of lipid molecules with protein molecules sandwiching it and embedded in it. It is a lipoprotein membrane। तो इस स्ट्रक्चर को आप देखकर कह सकते हैं लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, तो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है। टोटल थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहां से देख करके सारे लेयर्स का जो थिकनेस है उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जो टोटल थिकनेस होता है वो 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सेमी परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब सारे लिक्विड्स को पास नहीं होने देगा। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ लिक्विड्स को पास होने देता है, कुछ लिक्विड्स को नहीं पास होने देता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू सेल। तो आप बलून के एग्जांपल से आप फिर से इसको इमेजिन कर सकते हैं, बलून में जो पानी भरा हुआ है वो उसको रिजिडिटी दे रहा है और उसको शेप भी दे रहा है और उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड गिव्स शेप एंड रिजिडिटी। इन एनिमल इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड हेंस कॉल्ड एक्टोप्लास्ट। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक सेल वॉल होता है। तो एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसलिए इसको एक्टोप्लास्ट भी कहते हैं। वायरस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, वायरस एब्सेंट होता है, वायरस में एब्सेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, बलून और उसके अंदर पानी भरा होता है। लेकिन जब प्लांट सेल की बारी आती है तो उसमें एक थिक आउटर रिजिड
स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने आपको स्टील कंटेनर के एग्जांपल से समझाया था, ये जो आउटर लेयर होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, इसको कहते हैं हम सेल वॉल। एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। ये पोरस होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज से बना होता है और ये पोरस होता है, नॉन लिविंग होता है, एक एनवेलप के रूप में, थिक एनवेलप के रूप में काम करता है और ये प्लांट्स को स्ट्रक्चर, प्लांट सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो सेल वॉल को ज्वाइन करने के लिए बीच में होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला पेक्टिन और कैल्शियम से बना होता है। अब हायर प्लांट्स में तो मिडिल लैमेला होता है जो कि दो सेल वॉल्स को ज्वाइन करता है, लेकिन लोअर प्लांट्स में मिडिल लैमेला की जरूरत नहीं पड़ती है। लोअर प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है इसी के सबसे आउटर पार्ट में पेक्टिन होता है जो कि सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है और बिना लैमेला के ही दो सेल वॉल्स को ज्वाइन कर देता है। तो मिडिल लैमेला पेक्टिन और कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, थोड़े बहुत Mg भी मिलते हैं, मतलब मैग्नीशियम, और पेक्टिन होता है लैमेला में जो कि सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। प्राइमरी सेल वॉल, जो बाहर का, जो ये सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है, इसमें होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। पेक्टिन हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, तभी ये सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में काम कर पाता है। उसके बाद सेलुलोज जो होता है पॉलीमर ऑफ हेक्सोज प्लस ग्लूकोज होता है। हेमीसेलुलोज पॉलीमर ऑफ मैनोज, गैलेक्टोज, पेंटोज होता है। देखिए ये मैनोज, गैलेक्टोज, पेंटोज, ग्लूकोज, हेक्सोज, ये सब चीजें क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें बस हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन, इनका जो अरेंजमेंट है ये चेंज होता है और कार्बन का नंबर चेंज होता है। तो इन्हीं तीनों के अरेंजमेंट से अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, फिर हमारे काम का नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा डेप्थ में। तो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। पेक्टिन इज इन प्राइमरी सेल वॉल इन लोअर प्लांट्स। तो लोअर प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल में ही पेक्टिन होता है, वहां मिडिल लैमेला की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हायर प्लांट्स में इट इज प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के अंदर पेक्टिन होता है जो कि सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। प्लांट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल वॉल थ्री टाइप्स के होते हैं। मतलब जो सेल है उसका सेल वॉल, उसका नेचर क्या है, कौन कौन से मटेरियल्स उसमें प्रेजेंट हैं, उसमें कौन कौन से किस टाइप के लेयर्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पर प्लांट सेल्स तीन तरह के होते हैं। पहला, जिसमें प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज के साथ प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है या बहुत थिन होता है, वेरी थिन। इसका एग्जांपल है पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू में प्राइमरी सेल वॉल होता है लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है, या होता भी है तो वेरी थिन होता है। दूसरा टाइप है प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज के साथ प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी सेल वॉल में केवल सेलुलोज होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं केवल सेलुलोज क्यों बोल रहा हूं यह आपको आगे क्लियर होगा। इसका एग्जांपल है कोलेनकाइमा टिश्यू। जो कोलेनकाइमा टिश्यू के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सेकेंडरी सेल वॉल ही डिटरमिन करते हैं। जो सेकेंडरी सेल वॉल में जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसके कारण ही जो इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिटरमिन होते हैं। तीसरा टाइप है जिसमें प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल भी होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज और लिग्निन दोनों होता है। इसलिए मैंने सेकेंड वाले टाइप में केवल सेलुलोज बोला था, क्योंकि थर्ड वाले टाइप में सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन भी होता है। इसका उदाहरण स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। लिग्निन के प्रेजेंस के बेसिस पर प्लांट सेल्स दो तरह के होते हैं। एक नॉन लिग्निफाइड सेल्स जिसमें लिग्निन एब्सेंट होता है, लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे हमने देखा था पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू। लिग्निफाइड सेल्स मतलब जिसमें लिग्निन प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल हमने देखा था स्क्लेरेनकाइमा, जहां सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट था। इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निन क्या होता है? कोनिफेराइल अल्कोहल होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हालांकि किसी काम का है नहीं इसका स्ट्रक्चर याद करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है
लिग्निन। क्लासरूम स्टेन फॉर लिग्निफाइड सेल्स, सेफ्रानिन। देखिए स्टेन्स के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि लिग्निफाइड सेल्स के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं, तो आपको आंसर लिखना है सेफ्रानिन। स्टेन्स क्या होते हैं? स्टेन्स एक तरह का कलर होता है। जैसे अब सेल्स को पहचानने में दिक्कत हो रही है तो हम वहां पर स्टेन डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, रंग जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, हम अलग से पहचान सकते हैं किसी भी पार्ट, तो वहां पर स्टेन्स का यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो क्लासरूम स्टेन फॉर लिग्निफाइड सेल्स सेफ्रानिन है। तो स्टेन्स का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछे। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल हमारा बलून और पानी। बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये बलून जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये सेल मेम्ब्रेन, तीनों को एक साथ हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये लिविंग पार्ट होता है। सारे ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स सारे इसी के अंदर होते हैं, तो सारे बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो भी सेल के अंदर ही होंगे, इसलिए इसको लिविंग पार्ट बोला जाता है। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय J.E. पुरकिंजे। J.E. पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये टर्म दिया गया था प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है सब्सटेंस। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए हक्सली। इनके अकॉर्डिंग प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। कोई डाउट नहीं है, सारे सेल ऑर्गेनल्स जब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही है, सारे फंक्शंस इसी ऑर्गेनल्स के सहायता से होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म में 80 to 90% वाटर होता है, सबसे ज्यादा वाटर होता है, और वाटर के बाद अगर कोई चीज होती है तो वो होती है प्रोटीन। क्वांटिटेवली अगर हम प्रोटोप्लाज्म को ड्राई कर देते हैं तो उसमें 60 to 70% प्रोटीन होता है। प्रोटोप्लाज्म इज कोलॉइडल इन नेचर एंड हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है हर जगह सेम नहीं होती है, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा होता है, कहीं पे डेंसिटी कम होता है, तो ये हेट्रोजीनस हो गया। कोलॉइडल इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, मतलब जो ये सॉल्यूशन है इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके साइज के बेसिस पर ये कोलॉइडल होता है। आपको पता होगा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज तीन तरह के होते हैं, कोलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन, तो ये कोलॉइडल नेचर का होता है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी 1833 में। कहीं कहीं आपको 1831 भी मिलेगा, आपको जो सही मानना है आप मान सकते हैं। न्यूक्लियस में बाहर से दो लेयर का थिक एनवेलप होता है, डबल लेयर एनवेलप होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केमिकली ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, मतलब लिपोप्रोटीन होता है ये केमिकली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में पोर्स होते हैं जिनको कि कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो होती है 5 to 25 माइक्रोमीटर। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको थ्रेड लाइक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है क्रोमेटिन, और ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको ये थिक लिक्विड है, कलरलेस और डेंस लिक्विड है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके दूसरे नाम है कैरियोफ्लूइड, कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। ये जो क्रोमेटिन आपको दिख रहा है, जो नेटवर्क दिख रहा है आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होता है उस समय कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये क्रोमोसोम जब इसको आप स्ट्रेच करोगे तो आपको मिलेगा डीएनए। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। डीएनए में ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन रहते हैं, सारे कोड्स रहते हैं। इस डीएनए को भी आप और स्ट्रेच करके देखोगे तो इसका जो सेगमेंट्स होता है इसको हम कहते हैं जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं, जो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं, यही पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में यही सेगमेंट्स, यही जीन पास ऑन होते हैं। इसलिए जीन्स को हम क्या कहते हैं? हेरेडिटरी यूनिट कहते हैं, और डीएनए को क्या कहते हैं?
हेरेडिटरी मटेरियल कहते हैं। जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स विच गाइड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जीन्स एंजाइम्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और फिर वही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को गाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस। तो जब सेल को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस को हम और मैग्नीफाई करके देखते हैं तो उसमें हमें एक स्फेरिकल डेंस ऑर्गेनेल दिखता है जिसको कि कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। स्फेरॉइडल एंड डेंसेस्ट ऑर्गेनेल इन द न्यूक्लियस। इसमें डीएनए होता है जो कि आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाता है, सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी 1781 में फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने की थी। साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए, आरएनए को सिंथेसाइज करना। It is attached to the specific site of chromosome which is called nucleolar organizer. क्रोमोसोम्स के स्पेसिफिक साइट से अटैच्ड रहता है जिसको कि कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस मिलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 और ए, 2 और बी, 3 और सी। तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 और ए ये न्यूक्लियोलस में होता है, इसके अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। इसका फंक्शन होता है आरएनए को सिंथेसाइज करना। आरएनए पॉलीमरेज 2 और बी न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है जो कि बनाता है एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। थर्ड वन फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड वन भी न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता है और ये बनाता है एसआरएनए और टीआरएनए। एसआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, ये सारे जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी बस जो मैं बता रहा हूं आप कोशिश करिए जितना हो सके उसको याद करिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ एकदम क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था 1875 में एज फाइन थ्रेड। तो फाइन थ्रेड, धागे के रूप में उन्हें कुछ दिखा था सबसे पहले स्ट्रासबर्गर को 1875 में। लेकिन जो क्रोमोजोम नाम है ये वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने 1888 में दिया था। क्रोमोजोम में 2 वर्ड आते हैं, इनको अगर तोड़ते हैं तो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है क्रोमा और दूसरा है सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब बॉडी। तो कलर्ड बॉडी के रूप में वाल्डेयर ने इसको पहचाना था, इसलिए इसका नाम उन्होंने क्रोमोजोम रखा था। क्रोमोजोम्स हेरेडिटरी यूनिट्स दैट इज जीन्स, जीन्स के कैरियर्स होते हैं। कई बार मैंने आपको बता दिया सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होता है। क्रोमोजोम को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपको मिलता है डीएनए, और डीएनए के ही सेगमेंट्स को हम कहते हैं जीन। तो जो हेरेडिटरी यूनिट्स है जीन्स, ये क्रोमोजोम्स में होते हैं, क्रोमोजोम्स इसको कैरी करते हैं। सारे स्पेसीज में, अलग अलग स्पेसीज में फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, राइस में 24 क्रोमोजोम्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स पूछे तो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, राइस में 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पेयर पूछ रहा है या टोटल नंबर पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है। प्रोकैरियोट्स बताया मैंने आपको, उसमें एक सिंगल क्रोमोजोम होता है सर्कुलर शेप में जिसको कि जीनोफोर कहते हैं, उसमें हिस्टोन्स नहीं होते हैं। वहीं यूकैरियोट्स में रॉड शेप्ड क्रोमोजोम्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये यूकैरियोट्स में इस तरह के रॉड शेप्ड क्रोमोजोम्स मिलते हैं। हिस्टोन्स क्या होते हैं? ये जो डीएनए है ये हिस्टोन्स के अराउंड रैप्ड होते हैं, बीच बीच में हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होता है। तो ये जो क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन को केमिकली जब हम देखते हैं तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या मतलब है इसका? मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन
हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स। हिस्टोन्स भी होते हैं प्रोटीन के रूप में और नॉन हिस्टोन्स भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। अब आपको डीएनए के अंदर ले चलते हैं। पहले समझिए डीएनए कहाँ है। सेल है हमारा, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमें मिलता है डीएनए। ये डीएनए हमें मिलता है, ठीक है। अब जब डीएनए को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये रिपीट हो होकर डीएनए बनाता है हमारा। ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? सबसे पहले सुगर होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है एक, ये नाइट्रोजिनस बेस है, और एक होता है फॉस्फेट, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को मिलाकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड। और फिर न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो होकर जैसे कि घर बनाने में ब्रिक्स रिपीट होते हैं, ब्रिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं घर बनाने में, उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो होकर डीएनए बनाता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। न्यूक्लियोटाइड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? Na, या तो आरएनए या तो डीएनए, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। अब अगर हम फॉस्फेट को हटा देते हैं, इस फॉस्फेट को हम हटा देते हैं, तो ये दो चीज जो बचेगा, सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड को हम फिर क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, इसको हम फॉस्फेट कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड पूरा, ठीक है। ये तीनों टर्म क्लियर हो गया आपका। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं? ये जो हमारा नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये 5 होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। इसका भी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें दो, ए और जी, एडेनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन्स होते हैं, मतलब इसमें 2 रिंग्स होते हैं। यहां देखिए 2 रिंग्स है, और दूसरा सिंगल रिंग वाला होता है जिसको कि कहते हैं हम पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स कौन कौन से होते हैं? ये तीनों जो बच गया हमारा, टी, सी और यू, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये तीनों हमारे हो गए पायरिमिडीन्स। इसमें सिंगल रिंग होता है। डीएनए मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था वो बताया था इन्होंने। विल्किंस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए के ऊपर एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसे होता है ये जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है। अब एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने 1853 में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था, बस ऑब्जर्व किया था। उसके बाद अल्टमैन ने एज बायोप्लास्ट इसको आइडेंटिफाई किया था 1886 में, और उन्होंने एक अंदाजा लगाया था कि इसका रेस्पिरेशन से कुछ एसोसिएशन हो सकता है, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो सकता है। बाद में सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे, 1898 में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया, ये टर्म, ये शब्द, ये नाम दिया इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ करके जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज टूटता है और एटीपी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का साइट कौन सा होता है, कहां होता है ग्लाइकोलिसिस? हैलोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ना बोलकर हम हैलोप्लाज्म बोलेंगे। क्या डिफरेंस है दोनों में? साइटोप्लाज्म का जो क्लियर लिक्विड होता है उसको हम हैलोप्लाज्म कहते हैं,
मतलब ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसमें बहुत सी चीजें मिली होती हैं, लेकिन जो लिक्विड है जिसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, जो क्लियर लिक्विड है, क्लीन लिक्विड है, उसको हेलोप्लाज्म कहते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो हेलोप्लाज्म नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए ऑक्सीसोम या इसी को कहते हैं F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीसोम के थ्रू ही ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो ये सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा इसका पार्ट जिम्मेदार होता है? ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। कहां होता है F1 पार्टिकल? ये देखिए इसके चारों तरफ, ठीक है, यहां पर होगा, ऐसे छोटे छोटे होते हैं F1 पार्टिकल्स, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद एंजाइम्स कन्फाइड इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड रिएक्शंस ऑन इनर मेम्ब्रेन। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होते हैं। ये जो है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये स्पेस, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहां पर एंजाइम्स होते हैं। और जो रिएक्शन होता है इनर मेम्ब्रेन्स में होता है, वो ये इनर मेम्ब्रेन्स हो गया, यहां पर होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब तक रेस्पिरेशन आप नहीं समझेंगे, जब तक उसके वीडियोस आप नहीं देखेंगे, तब तक थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। अभी बस चीजें जो बता रहा हूं उसको बस दिमाग में रखिए। जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और राइबोसोम्स होता है। 0.02% डीएनए होता है, 3 to 4% आरएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी थोड़ा बहुत कर सकता है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और एल्गी में मिलते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं मिलते हैं। इनका काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। तो फूड को स्टोर करना, मैन्युफैक्चर करने के बाद, ये प्लास्टिड्स का काम होता है। 1885 में शाइम्पर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लास्टिड्स का क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन कलर। कैसे क्लासिफाई किया? अगर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैं तो उनको कहा इन्होंने क्लोरोप्लास्ट। अगर रेड, येलो, ऑरेंज या ब्राउन प्लास्टिड्स हैं तो उसको कहा इन्होंने क्रोमोप्लास्ट। और अगर कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, तो उसको कहा इन्होंने ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर प्लास्टिड्स है, प्लांट सेल का ये फिगर है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, इसको कहा उन्होंने क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड है, ये भी 3 तरह का होता है। अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट जो कि ऑयल स्टोर करता है, और एलोरोनोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन स्टोर करता है। तो फूड स्टोरेज इसका फंक्शन है, अलग अलग तरह का फूड स्टोर कर रहा है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है, और अगर दूसरे कलर्स हैं ग्रीन के अलावा कोई भी तो वो क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमो मतलब होता है कलर, तो जो कलर्ड है तो उसको क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, लेकिन अगर वो ग्रीन कलर्ड है तो उसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। कुछ पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक एक करके सबको देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, जिसके वजह से प्लांट्स, लीव्स जो भी ग्रीन दिखते हैं वो सारे इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के वजह से होते हैं। अब क्लोरोफिल भी 4 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए ब्लू ब्लैक कलर का होता है, क्लोरोफिल बी ग्रीन ब्लैक कलर का होता है, कैरोटीन येलोइश ऑरेंज कलर का होता है, और ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है। अब इनका केमिकल फॉर्मूला पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लोरोफिल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। अब इन्हीं का नंबर जब चेंज होता है तो कुछ क्लोरोफिल ए होता है, कुछ क्लोरोफिल बी होता है, लेकिन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद कैरोटीन, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है। ज़ैंथोफिल, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों मिलाकर टोटल 65% होता है, जिसके वजह से ग्रीनिश दिखता है कोई भी ग्रीन प्लांट। कैरोटीन
रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट्स में 6% होता है। ज़ैंथोफिल येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये होता है 29%। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल इन दोनों को मिला करके एक साथ हम कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट में ओनली कैरोटीनॉइड पिगमेंट ही होता है, मतलब ये दोनों ही होता है क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट जिसका कि ग्रीन कलर नहीं होता है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके वजह से वो ग्रीन नहीं होता है। उसका कलर येलो होगा, ऑरेंज होगा, ब्राउन होगा, रेड होगा, लेकिन ग्रीन नहीं होगा। अब प्लांट पिगमेंट्स में ये तो एक तरह के पिगमेंट्स हो गए। प्लांट पिगमेंट्स टोटल दो तरह के होते हैं, एक प्लास्टिड पिगमेंट जो हमने अभी पढ़ा, दूसरे होते हैं सैप पिगमेंट्स। प्लास्टिड पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सब हमने अभी पढ़ा। ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में सॉल्युबल होते हैं और लीव्स में मिलते हैं, फ्रूट्स के स्किन में मिलते हैं। जहां जहां आपको हरा दिख रहा है वो सब जगह ये प्लास्टिड पिगमेंट्स दिखते हैं। कुछ होते हैं सैप पिगमेंट्स। सैप पिगमेंट्स वैक्यूल्स में मिलते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है? सेल्स में एक तरह का ऑर्गेनेल होता है जो कि सेल्स के वेस्ट को मैनेज करता है। वैक्यूल्स में मिलते हैं हमें सैप पिगमेंट्स। साल्ट्स और सुगर्स के सॉल्यूशंस होते हैं सैप पिगमेंट्स और वैक्यूल्स में मिलते हैं। इनका एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है एंथोसियानिन्स। वाटर में सॉल्युबल होते हैं। प्लास्टिड पिगमेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में सॉल्युबल होते थे, सैप पिगमेंट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं सैप पिगमेंट्स? फ्लावर पेटल्स और बीड्स में। एक एग्जांपल यहां देख सकते हैं, देखिए ये पर्पल कॉलीफ्लावर है, इसका जो कलर है ये पर्पल है, तो ये सैप पिगमेंट एंथोसियानिन के वजह से है। तो कहाँ मिलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए सैप पिगमेंट्स तो आप बता सकते हो फ्लावर पेटल्स में और बीड्स में। प्लास्टिड पिगमेंट्स कहाँ मिलते हैं? तो लीव्स में और फ्रूट्स के स्किन्स में। नेक्स्ट है हमारा ग्रेना लैमेली। दो चीजों के बारे में पढ़ना है मेनली, ग्रेना और स्ट्रोमा। उससे पहले इस फिगर को देखिए, क्या है ये? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये फिगर है क्लोरोप्लास्ट। अब इस फिगर को पहले समझिए तो आगे सब चीज आसान हो जाएगा। इसमें देखिए ये जो डिस्क शेप में जो डिस्कॉइड सैक्स दिख रहे हैं, फ्लैट हैं, मेम्ब्रेनस बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड है, इनको कहते हैं हम ग्रेनम या ग्रेना। ग्रेना का ही प्लूरल ग्रेनम होता है। ये मिल करके जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो है हमारा थाइलाकॉइड। इनको जोड़ने वाला जो ये मेम्ब्रेनस ट्यूब है, इसको कहते हैं लैमेला। ये सारे जहां पर रेस्ट कर रहे हैं, जहां पर एम्बेडेड है, जिस मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, ये है हमारा स्ट्रोमा। फिगर देखकर आपको क्लियर हो रहा होगा स्ट्रोमा क्या है। स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स इन विच ग्रेनम या थाइलॉइड इज एम्बेडेड। तो प्लास्टिड्स हैड टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, ग्रेना और स्ट्रोमा। बता दिया मैंने आपको, ये ग्रेना हो गया, ये स्ट्रोमा हो गया। ग्रेना आर स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटर्ड डिस्क्वाइड सैक्स कंटेनिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड है, ये फ्लैटर्ड है, डिस्क्वाइड सैक्स है जिसमें क्लोरोफिल होते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन। और ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं, ये फूड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसलिए इन्हें किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। द होमोजीनियस मैट्रिक्स इन विच ग्रेना आर एम्बेडेड इज नोन एज स्ट्रोमा। ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, जहां पर ये ग्रेना रखा हुआ है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब थाइलाकॉइड्स में क्वांटासोम्स होते हैं और उसमें पिगमेंट होता है। ये जो थाइलाकॉइड है, इसी में ऐसे डॉट 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 बना दो आप, ये हो गया हमारा क्वांटासोम्स और इसमें होता है हमारा पिगमेंट। उसके बाद दो चीज पढ़ना है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के साइट्स। ये जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, रेस्पिरेशन पढ़ोगे, वहां पर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग बिना इसको समझे ही फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। अब आप ही समझ सकते हो कितना समझ में आएगा। रटने का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी रट लो, लेकिन जब तक आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, आप नहीं समझ सकते क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन जब फोटोसिंथेसिस होता है,
तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है उसका साइट होता है ग्रेना या थाइलाकॉइड या क्वांटासोम, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। आपको ऑप्शन देख करके टिक करना है अगर पूछे साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो मोस्टली ग्रेना ही होता है। तो ये हो गया ग्रेना, यही मिलकर के थाइलाकॉइड बनाता है, और मैंने बताया आपको जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो क्वांटासोम्स हैं। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन जो भी पूछे आपको ये आंसर करना है। उसके बाद साइट ऑफ डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ये जो खाली जगह दिख रहा है, यह है स्ट्रोमा, और यही होता है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में 0.5% डीएनए होता है, 3 से 4% आरएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, और इस वजह से ये कुछ हद तक प्रोटीन बनाने में कैपेबल होते हैं, और इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखिए पहले सेल के फिगर में देखते हैं कि ये कहाँ होता है। ये है हमारा सेल, इसमें है न्यूक्लियस, इसके बाहर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कुछ तो यहाँ आपको दिख रहा है, कुछ यहाँ भी आपको दिख रहा है, ये भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं, तो इस पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस पर राइबोसोम्स नहीं है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आपको पता चल गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है। अब इसका फिगर आप देख लीजिए, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड ये जो नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर राइबोसोम्स अगर अटैच्ड हैं तो हो गया ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पर राइबोसोम्स नहीं है, जो ये वाला है छोटा छोटा, इसको कहेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेंस नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। कहाँ होगा ये? नो डाउट आप इसको आराम से बता सकते हैं कि ये पूरा जो है साइटोप्लाज्म है, उसी में होगा, तो रनिंग थ्रू साइटोप्लाज्म इसलिए कहा गया। इट में बी कंटिन्यूअस, सम पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हाइल अदर्स आर कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेशली इन एनिमल्स। तो कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर पूछा जाए इसका ओरिजिन क्या होता है तो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बताएंगे। इसका फर्स्ट डिटेल्ड स्ट्रक्चर पॉटर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1948 में दिया गया था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय पॉटर इन 1948। इट इज नॉट अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्टेबल नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। दो तरह के ईआर होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे तो उसको रफ कहेंगे, जब राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होंगे इसके सरफेस पे तो इसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले सेल को शेप प्रोवाइड करता है, जैसे आपकी बॉडी में आपका स्केलेटन है, जो बोन्स हैं वो आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है, जो कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और उसको शेप प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन एनिमल्स। प्लांट्स में तो सेल वॉल होता है, रिजिड होता है, वो कहीं ना कहीं शेप प्रोवाइड कर देता है, लेकिन एनिमल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत रोल होता है शेप प्रोवाइड करने में। उसके बाद सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो इसके मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो सरफेस एरिया होता है इसके मेम्ब्रेन के ऊपर, वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। उसके बाद एक सेल से दूसरे सेल में जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो जब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। उसके बाद सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों का फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो यहाँ पे राइबोसोम्स हैं,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं, हमें पता है राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो एक फंक्शन आप प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस, जो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड। जो लिपिड होता है वो कहां से आता है, वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेट करता है। एसीआर लिपिड सेक्रेट करता है जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर के सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, इसी को कहते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस इन एनिमल्स। इंपल्सेस का ट्रांसमिशन कब होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वहां पे इंपल्सेस का ट्रांसमिशन होता है, उसमें भी हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स या आरएनए पार्टिकल्स। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर जो हमारा रफनेस दिख रहा है, जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स दिख रहा है, ये है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं उनमें 40 to 60% आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, और जो बाकी बच गए 40 to 60% वो होता है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन और आरएनए दोनों मिलकर बनाते हैं ये राइबोसोम्स या आरएनए पार्टिकल्स। अब आरएनए भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जेनेटिक आरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए। तो कुछ स्पेसिफिक वायरसेस में जहां पर डीएनए नहीं होता है वहां पर आरएनए होता है जो कि हेरेडिटरी यूनिट का काम करता है, वहां पर आरएनए होता है, उसको कहते हैं जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए भी फिर तीन तरह के होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया आरएनए, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है, प्लेस प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा आरएनए ही होता है, 80% ऑफ टोटल आरएनए, सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है। सबसे छोटा जो होता है वो होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जिसको कि सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। ये होता है 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए, ये है हमारा ट्रांसफर आरएनए। और ये जो आपको मॉडल दिख रहा है इसको कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि क्लोवर लीफ मॉडल इज एसोसिएटेड विथ, तो आपको ऑप्शन देखना है और आपको टिक करना है टीआरएनए। उसके बाद 5 to 10% होता है हमारा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब देखिए ये एमआरएनए टीआरएनए ये सब जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा, जब आप उसके वीडियोस देखोगे, उसके डायग्राम्स देखोगे, वहां पर सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। अभी बस आपको क्या याद करना है कि ये चीज होता है, टर्म्स आपको फेमिलियर होना है उनके साथ, टर्म्स के साथ। उसके बाद उनका लोकेशन कि ये चीज यहाँ होता है, ये चीज यहाँ होता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया रहेगा तो आपको आगे की चीजें पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही होने वाला है। तो सबसे पहले राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया गया था, क्लाउडे नाम के साइंटिस्ट थे 1943 में। लेकिन उस समय इन्होंने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट्स और राइबोसोम्स इन दोनों को मिला करके माइक्रोसोम्स कहा था और माइक्रोसोम्स के रूप में रिपोर्ट किया था। उसके बाद पैलेड नाम के साइंटिस्ट हुए 1956 में, इन्होंने राइबोसोम्स को आइसोलेट किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया। लेकिन राइबोसोम्स ये जो टर्म है ये सब तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ये दिया गया था 1958 में आरबी रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। प्रोटीन सिंथेसिस में दो मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। डीएनए में हमने देखा है ऑलरेडी, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर दिया जाता है एमआरएनए में। इस पहले स्टेप को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। फिर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफर हुआ है, अब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास हो गया, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, उस लैंग्वेज को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इस दूसरे स्टेप को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इनटू दैट ऑफ प्रोटीन्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, ये हमारा डीएनए, ये आरएनए,
इनमें हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसको हमने प्रोटीन बनाने में ट्रांसलेशन कर लिया इस लैंग्वेज को। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है क्या, राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स, वन इज स्मॉलर एंड अदर इज बिगर। तो राइबोसोम में दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर होता है और एक बिगर होता है। अब इनका जो साइज है, स्मॉलर और बिगर या जो भी है, इसको हम कैसे नापते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को आप एक बार समझ लीजिए शॉर्ट में, तो जो आगे बातें मैं बताऊंगा वो समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने राइबोसोम को रख दिया और उसके बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में ये गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाया जाता है बहुत स्पीड में। उसके बाद देखा जाता है कि ये राइबोसोम एक रेफरेंस पे, मतलब ये रेफरेंस ले लेते हैं ये पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या पोजीशन है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसके बाद फिर इस पोजीशन के बेसिस पे इसको डेजिग्नेशन दिया जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर वन, एक बिगर वन। स्मॉलर वन का जो साइज होता है ये होता है 30s, मतलब 30s मतलब ये थोड़ा सा यहां के आसपास, मान लीजिए अगर ये अपना पोजीशन अटेंड कर रहा है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हो गया 30s। जो लार्जर यूनिट होता है वो होता है 50s, तो इसका पोजीशन समवेयर यहां पे हो गया। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमने टेस्ट ट्यूब में रख करके इसको, और जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इसका जो पोजीशन हो गया लार्जर यूनिट का यहां हो गया, स्मॉलर यूनिट का यहां था। अब जब ये दोनों मिल करके एक सिंगल यूनिट जब बना देते हैं, बड़ा वाला जो यूनिट बना देते हैं राइबोसोम का, उसके बाद जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इसका जो पोजीशन मिलता है वो मिलता है ये 70s, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये और दूर हो गया। ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ लार्जर यूनिट, जो कि आया हमारा 70s। जो दो सब यूनिट्स थे उनका 30s था और ये 50s था। ये सारी बातें हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल्स और क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स। बैक्टीरियल सेल्स और हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स मिलते हैं उनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम्स जो होता है वो 80s भी मिलता है, जिसका सब यूनिट्स होता है 40s और 60s। मतलब 40s का एक सब यूनिट होगा, एक 60s का सब यूनिट होगा, और दोनों मिलाकर के जो बनेगा वो हो जाएगा 80s का सब यूनिट। ये कहां मिलता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में। अब ये एसोसिएशन होने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, Mg2+। अगर Mg2+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो एसोसिएशन को प्रमोट करेगा, अगर Mg2+ का कंसेंट्रेशन कम है तो वो डिसोसिएशन करेगा, एसोसिएशन नहीं करेगा, मतलब एसोसिएशन को वो प्रमोट नहीं करेगा। आई होप आपको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट समझ में आ गया, सब यूनिट्स क्या होते हैं, फिर लार्जर यूनिट का क्यों होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 30 + 50 तो ये होना चाहिए था 80, ये 70s क्यों हुआ वो मैंने आपको बता दिया। इसको सिंपली मैथमेटिकली जोड़ना नहीं है, हमें यहाँ क्या देखना है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता क्या है। ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो 30 + 50 70 क्यों हो रहा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं बातों को फिगर से समझाने की कोशिश की गई है बुक में। यूकैरियोट्स में या हायर प्लांट्स में दो सब यूनिट्स होते हैं 40s 60s, ये दोनों एसोसिएट होकर के बना देते हैं 80s, ना कि 60 + 40 100। तो 80s कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अब Mg2+ आयन का अगर कंसंट्रेशन है तो फिर ये दोनों मिलकर के एक डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे, एसोसिएशन होगा, और इसका साइज क्या होगा 120s, 120 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। बैक्टीरियाज या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या होगा, 30s 50s दो सब यूनिट्स हैं, ये दोनों मिलकर के अगर Mg2+ आयन ज्यादा है तो फिर ये एसोसिएट करेंगे और बना देंगे 70s, 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये मिलकर के एक सिंगल यूनिट बना देंगे। Mg2+ ज्यादा होगा तो एसोसिएशन को प्रोमोट करेगा, Mg2+ अगर कम होगा तो फिर ये अलग अलग होने के लिए कोशिश करेंगे। लिपिड कंटेंट राइबोसोम्स में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी बॉडी
और प्लांट्स में इसी को कहते हैं डिक्टायोसोम्स। ये होता कहाँ है और कैसा होता है, पहले इसको देखिए। ये है हमारा सेल, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ये चारों तरफ जो दिख रहा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ जो आपको ये फ्लैटेंड सैक्स दिख रहे हैं ये सारे मिलकर के बना रहे हैं गोल्गी एपरेटस। इसी को कहते हैं गोल्गी बॉडी, इसी को कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और इसके जो ये इंडिविजुअल फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स, फ्लैटेंड सैक्स दिख रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल दिख रहे हैं, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं ये जो इंडिविजुअल मेम्ब्रेन्स फ्लैट हैं ये सारे, तो ये जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स हैं इनको कहते हैं सिस्टर्नाए। अब ये कहा जाता है कि इनका जो ओरिजिन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इनका फॉर्मेशन होता है गोल्गी एपरेटस का, गोल्गी बॉडी का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गोल्गी बॉडी या डिक्टायोसोम्स, तो आपका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्रोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एक्रोसोम्स कहाँ होता है? स्पर्म सेल्स में, जो स्पर्म हेड का जो ये बाहर वाला लेयर है इसको कहते हैं एक्रोसोम। इसका फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी से ही होता है। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में, उसका स्टोरेज, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं ये गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना भी इन्हीं का काम है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन्स के लिए पॉलीसैकेराइड्स चाहिए होता है जिनका की सिंथेसिस गोल्गी बॉडी करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स में सुगर्स ऐड करते हैं ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में अलग ये रख देते हैं जो कि बाद में लाइसोसोम्स बन जाता है। ये काम भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स। इसकी डिस्कवरी टूवे नाम के साइंटिस्ट ने 1955 में की थी। कहाँ होता है, कैसा होता है, पहले देखना है हमें। ये सेल है, यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे स्फेरिकल जो वेसिकल्स दिख रहे हैं ये है हमारा लाइसोसोम। अब हम इसमें आ जाते हैं, ये है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम वर्ड को अगर तोड़ के देखते हैं तो लाइसिस मतलब होता है डाइजेशन, सोमा मीन्स होता है बॉडी, मतलब लाइसोसोम का रिलेशन होता है डाइजेशन से। इसमें एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है डाइजेशन। sac like small spherical single membrane bound vesicles containing enzymes are called lysosomes। sac like है, small है, spherical है और single membrane bound है, वेसिकल है और इसमें एंजाइम्स हैं, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका फॉर्मेशन होता है और फिर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक लाए जाते हैं और फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हैं जो लाइसोसोम है वो डायरेक्टली गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बन रहे हैं, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रोल है। तो इनडायरेक्टली लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स मेनली एनिमल सेल्स में मिलते हैं लेकिन कुछ प्लांट्स में भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा में भी लाइसोसोम्स मिलते हैं। एनिमल्स में एपिथेलियल सेल्स इंटेस्टाइन में जो होते हैं वहां पर लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा होते हैं। किडनी सेल्स में भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके कुछ फंक्शंस को देखते हैं। तो सबसे मेन फंक्शन इसके नाम से ही क्लियर है, डाइजेशन इसका मेन फंक्शन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन डाइजेस्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल। लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है सेल के अंदर। दे वर्क इन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस से अगर इन्फेक्शन का खतरा होता है, अगर हमारा एक्सपोजर होता है तो वहां पर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, इसको सुसाइडल बैग या डेमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑटोलिसिस करता है, ऑटोफेगी करता है। क्या होता है ऑटोलिसिस और क्यों इसको सुसाइडल बैग कहते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब हम खाना नहीं खाते हैं बहुत दिनों तक, तब ये लाइसोसोम क्या करता है कि अपने ही ऑर्गेनेल को, मतलब सेल के जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं
या इसके अंदर भी जो ऑर्गेनेल्स हैं इसको वो खाने लगता है, खा करके उसको डाइजेस्ट करता है। इससे क्या होता है, सेल डाई हो जाता है, सेल का डेथ हो जाता है, सेल मर जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलिसिस या ऑटोफेगी, और इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग या डिमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं। अब ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो केवल प्लांट्स में मिलते हैं, जैसे स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स क्या होता है, इनका काम होता है फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब लिपिड्स का सिंथेसिस करना और उसको स्टोर करना स्फेरोसोम्स का काम होता है। स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विच टेक पार्ट इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड, मेनली प्लांट्स में मिलते हैं। उसके बाद वैक्यूल, ये जो आपको दिख रहा है ये है वैक्यूल। ये सेल वॉल्यूम का 90% हो सकता है, और इस वैक्यूल को जो बाहर से बाउंड करके रखा हुआ है मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेल सैप होता है, 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है। मेन फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर फंक्शन ऑफ वैक्यूल पूछे तो डायरेक्टली आपको बोलना है ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है। उसके बाद है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ये फिगर देखिए, देख करके आपको क्लियर हो जाएगा, ये दोनों प्लांट सेल्स हैं। प्लांट सेल्स में बाहर सेल वॉल है और उसके नीचे सेल वॉल को हटाने के बाद क्या बच जाता है हमारा, उसके बाद जो बच जाता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो जो ये प्रोटोप्लास्ट है उसको कनेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। केवल प्लांट्स में मिलता है, इसकी डिस्कवरी की गई थी स्ट्रासबर्गर के द्वारा 1903 में, इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट कनेक्ट्स द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो स्ट्रैंड्स होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होता है जो कि एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करता है। सेल्स को तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन सेल्स में भी किस चीज को कनेक्ट कर रहा है, प्रोटोप्लास्ट को, सेल वॉल को नहीं करता है कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ईआर से ही इसका ओरिजिन होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मेटाबॉलिक कॉन्टेक्ट बिटवीन सेल, कंपेनियन सेल्स में मेटाबॉलिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहां होता है, कैसा होता है, पहले देखिए, ये सेल है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, देखिए ये दोनों सेंट्रियोल्स जब माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, तो ऑपोजिट पोल पे मूव करते हैं और एस्ट्रल रेज प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप बस स्ट्रक्चर देखिए, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। और यहां पर सेल में देखिए नियर न्यूक्लियस, ऑल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड ऑल्सो इन क्लेमाइडोमोनस, सम फंजाई एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो क्लेमाइडोमोनस में भी होता है, कुछ फंजाई में भी होता है, और जिम्नोस्पर्म्स में होता है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स आपने पढ़ा होगा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म्स, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। टू सेंट्रियोल्स इन वन सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। एट द टाइम ऑफ माइटोसिस मूव टू ऑपोजिट पोल एंड प्रोड्यूस एस्ट्रल रेज। तो जब माइटोसिस पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स होते हैं जिन्हें एक साथ एर्गास्टिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे स्टार्च, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, कुछ फैट्स, ऑयल्स, पिगमेंट्स, ये सारे होते हैं। इन सब को हम एर्गास्टिक सब्सटेंसेस कहते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीएनए और आरएनए, इनको डिटेल से अब पढ़ना है। डीएनए और आरएनए केमिकली न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इनमें 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 4 डीएनए में होते हैं, 4 आरएनए में होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करते हैं ए, जी, सी, और लास्ट वाला डीएनए में टी होता है और आरएनए में यू होता है। अब इन्हीं को हमें डिटेल से पढ़ना है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये नाइट्रोजन बेसेस हैं, देखिए ये ए है एडीन, एडेनिन या इसको कह सकते हैं, ये जी है गुआनिन, ये साइटोसाइन, ये थाइमीन, ठीक है। ये हमारे नाइट्रोजन बेसेस है, यहां पर ये नाइट्रोजन बेसेस है। ये नाइट्रोजन बेसेस जब शुगर के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। ये मैंने आपको फिगर से पहले एक्सप्लेन किया है। और फिर जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिल जाता है तो ये बना देता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब इन्हीं को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो डीएनए के केस में
4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो जाएंगे? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसाइन और थाइमिन। अब इसमें अलग अलग बेस, मतलब ये बेस तो हो गए अलग अलग, अब इनके साथ जब हम शुगर जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? ये न्यूक्लियोसाइड। तो अगर ए के साथ हमने डीऑक्सी राइबोज, ये शुगर है, इसको ऐड किया तो बन जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन। डीऑक्सी एडेनोसिन ये हमारा न्यूक्लियोसाइड बन गया। फिर इसमें हमने फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया तो बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। इसका क्या नाम है? डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है। इसका दूसरा नाम केमिकल स्ट्रक्चर को देख करके जो दूसरा नाम है वो है डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीएमपी से, इस अब्रिविएशन से इस न्यूक्लियोटाइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से गुआनिन, इसमें जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो बनेगा डीऑक्सी गुआनोसिन। अब देखिए यहाँ पे जो शुगर हम ऐड कर रहे हैं वो डीऑक्सी राइबोज है, इसलिए जो न्यूक्लियोसाइड बन रहा है सारे में डीऑक्सी लगा हुआ है, ठीक है। आरएनए में डीऑक्सी नहीं लगा होगा, इसमें हम शुगर ऐड करेंगे तो डीऑक्सी नहीं लगा होगा। जैसे एडेनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, राइबोन्यूक्लियोसाइड। गुआनोसिन, तो इसमें डीऑक्सी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हो गया, ए का हो गया, जी का हो गया। सी के केस में डीऑक्सीसाइटिडीन, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फोरिक एसिड ऐड करने के बाद जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो होगा डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर को देख करके जब नाम इसका दूसरा रखते हैं तो वो होता है डीऑक्सीसाइक्लिटिडीन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीसाइक्लिटिडीन मोनोफॉस्फेट। ये सारे नाम याद रखना आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप एक बार बस समझ लो, जहां तक आपसे याद रह सकेगा वो आपके लिए काफी होगा। लास्ट है हमारा थाइमिन, इसमें बनता है थियामाइडिन न्यूक्लियोसाइड, उसमें फिर फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं तो बनता है थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, टीएमपी। सेम आरएनए मॉलिक्यूल्स में उसी तरह से हमको प्रोसीड करना है। लास्ट में थाइमिन के बदले हो जाता है यूरासिल। यूरासिल बनाता है यूरिडाइन न्यूक्लियोसाइड, और फिर ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनाता है? यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडाइन एमपी मोनोफॉस्फेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यूएमपी से। इसी तरह से साइटोसिन के लिए सीएमपी, गुआनिन के लिए जीएमपी, एडेनिन के लिए एएमपी। एक देख लेते हैं एडेनिन, इसके केस में जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा? एडेनिलिक एसिड। स्ट्रक्चरली क्या होगा? ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसीलिए इसको एएमपी लिखते हैं, ठीक है। अब डीएनए कहाँ होता है ये मैंने आपको कई बार बता दिया। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स को जब स्ट्रेच करते हैं तो हमें दिखता है डीएनए। डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें हमें दिखता है ये यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है और फिर ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनता है। आरएनए के केस में यूरासिल होता है और डीएनए के केस में थाइमीन होता है। ये सब आप यहां से समझ सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले सेपरेट किया गया था, माइस्कर नाम के साइंटिस्ट थे 1868 में। कहां से सेपरेट किया था? पस में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वहां से, उसके न्यूक्लाई से न्यूक्लिक एसिड्स को सेपरेट किया गया था इस साइंटिस्ट के द्वारा 1868 में। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किसने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? दो साइंटिस्ट हुए थे, एक का नाम था वाटसन, दूसरे का नाम था क्रिक। इन्होंने 1953 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था और इनके अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था। ये फिगर देखिए, यही इन्होंने दिया था एज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या होता है डीएनए में? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ये जो आपको 2 चैन दिख रहा है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चैन है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है। अब क्या होता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके नाम में ही पूरे डिटेल्स छुपे हुए हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन्स मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के चेन बना रहे हैं। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तो सबसे पहले उसमें होता है नाइट्रोजन बेस, फिर होता है उसमें शुगर, और फिर उसमें ऐड करते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, और ये तीनों मिलकर के बनाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारा मिल जाता है तो बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यही है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
अब इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, नाइट्रोजन बेसेस मैंने बताया इससे पहले आपको क्या क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। ये नाइट्रोजन बेसेस हमेशा चेन के अंदर वाले साइड में होंगे, इनसाइड ऑफ द हेलिक्स होगा, और जो सुगर और फॉस्फेट बच गया वो चेन के आउटसाइड होगा। अब इसका नाइट्रोजन बेस और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड टुगेदर रहेंगे, इन दोनों को बांध करके हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है। अब जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस का, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो आपको दिखेगा कि ऊपर वाले जो दो हैं एडेनिन और गुआनिन, इनमें दो रिंग है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्यूरिन। और जो बाकी दो बच गया है सी और टी, इनमें सिंगल रिंग है, इसके स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग है, तो इसको कहते हैं पाइरिमिडीन, सी और टी। तो नाइट्रोजन बेसिस मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये हमेशा अंदर की तरफ रहेंगे, तो कह सकते हैं प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स वो हमेशा अंदर की तरफ रहेंगे। और ये दोनों चेन जो है ये आपस में एज हेलिक्स हेल्ड टुगेदर रहेंगे, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर में दोनों एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे। ये सब मिलकर के एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कि हम कहेंगे डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए चारगाफ, इन्होंने क्या बताया, एडेनिन का कंसेंट्रेशन थाइमीन के बराबर होगा और थाइमीन का कंसेंट्रेशन एडेनिन के बराबर होगा। ठीक उसी तरह साइटोसिन का कंसेंट्रेशन गुआनिन के बराबर होगा और गुआनिन का कंसेंट्रेशन साइटोसिन के बराबर होगा। और एक चीज, प्यूरिन का कंसेंट्रेशन पाइरिमिडीन्स के बराबर होगा। सबको एक एक करके समझते हैं। पहला चीज इन्होंने क्या बोला, टी का कंसेंट्रेशन ए के बराबर होगा। दूसरा चीज इन्होंने क्या बोला, सी का कंसेंट्रेशन जी के बराबर होगा। इनको हम अलग अलग इक्वेशन मान लेते हैं और जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, टी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस जी। ए और जी का कंसेंट्रेशन मतलब टोटल प्यूरिन्स का कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू टी प्लस सी मतलब पाइरिमिडीन्स का कंसेंट्रेशन। टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स विल बी इक्वल टू टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ पाइरिमिडीन्स, यही इन्होंने कहा था। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये दोनों जो चेन्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड टुगेदर रहते हैं बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। और ये जो पेयरिंग होती है, मतलब इसका जो नाइट्रोजन बेस है इसके नाइट्रोजन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके हेल्ड टुगेदर है, तो ये स्पेसिफिक पेयर्स बनाते हैं। ये नहीं कि ए किसी के साथ भी पेयरिंग करेगा, ए जब भी पेयरिंग करेगा तो टी के साथ, सी जब भी पेयरिंग करेगा तो जी के साथ, तो किसी के साथ भी नहीं करेगा, हमेशा स्पेसिफिक पेयर बनता है। ठीक है। उसके बाद ए और टी के बीच में जो पेयरिंग बनेगा उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, और सी और जी इनके बीच जब भी पेयरिंग होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। एक और चीज, द रिजल्टिंग स्टैक्ड बेस पेयर्स इन द टू चेन्स आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक द स्टेप्स ऑफ ए स्पाइरल स्टेयरकेस। मतलब ये जो पेयर बनेगा ये हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये आप कोई स्पाइरल स्टेयरकेस में कभी जाते हो तो वहां आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो स्टेप्स होता है हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक उसी तरह ये जो बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो बेस पेयर बन रहा है, ये हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब कुछ फैक्ट्स हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो ये डीएनए है, इसका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें नाइट्रोजन बेसेस है और दोनों के नाइट्रोजन बेसेस मिलकर के बेस पेयरिंग कर रहे हैं। तो एक बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न जो 360 डिग्री का टर्न होगा हेलिक्स का, यहां से लेकर के यहां तक, इसमें टोटल 10 बेस पेयर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज और, हमेशा स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होता है, मैंने बताया आपको, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ करेगा। मतलब इधर अगर ए है तो इधर टी होगा, इधर टी है तो इधर ए होगा, इधर जी है तो इधर सी होगा, इधर सी है तो इधर जी होगा। मतलब क्या, अगर
इधर हमारे नाइट्रोजन बेसेस का सीक्वेंस हमें पता चल जाता है, तो हम इस वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस बता सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक पेयरिंग होती है, ऐसा नहीं होता है एडेनिन किसी के साथ भी पेयरिंग कर रहा है, एडेनिन जब भी करेगा तो थाइमिन के साथ करेगा। इसलिए हम इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, आइडेंटिकल नहीं होता है। आइडेंटिकल कब होता है? जब एडेनिन एडेनिन के साथ पेयरिंग कर लेता, मतलब इधर ए है और इधर भी ए हो जाता, इधर जी है इधर भी जी हो जाता, तो हम कहते हैं ये आइडेंटिकल है। लेकिन क्या होता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ करेगा, और इधर अगर हमें सीक्वेंस पता चल गया तो दूसरे वाले का भी सीक्वेंस हम जान सकते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, आइडेंटिकल नहीं कहते हैं। उसके बाद ये जो हेलिक्स है, ये आपको यहाँ से 2D फिगर में देख करके लग रहा होगा यहाँ पे टच हो रहा है, लेकिन टच तो हो नहीं रहा है। जब आप 3D में देखोगे तो आपको पता चलेगा ना, ये जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक चेन और दूसरे चेन के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये रहेगा 20 एंगस्ट्रॉम। ये तो गोल 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 घूम रहा है, स्प्रिंग जैसा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है दोनों चेन्स के बीच में, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये एंटी पैरेलली रन करते हैं, मतलब ये इधर से ऐसे जा रहा है तो ये इधर से ऐसे जा रहा है, सीक्वेंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर। इस फिगर को देखिए, ये है हमारा आरएनए, ये है हमारा डीएनए। क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? आरएनए में सिंगल चेन है, डीएनए में दो चेन्स, डबल चेन है। मोस्टली आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, लेकिन कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड भी हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कहां कहां डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन अगर ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो भी जाता है तो भी डीएनए के जैसा ये हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेगा। डबल स्ट्रैंडेड मतलब एक ऐसे है दूसरा भी ऐसे रहेगा, तो हम कह सकते हैं भाई दो स्ट्रैंड है, दोनों वहां पर प्रेजेंट है। इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए कहां कहां मिलते हैं? वायरसेस में, बैक्टीरियोफेजेस में। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है, वहां पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है? वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट कर दे उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। तो प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब कहां कहां सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कहां कहां डबल स्टैंडर्ड होता है, वो भी देख लीजिए। तो प्लांट वायरसेस, इनमें एक होता है उंड ट्यूमर, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, बाकी सब में सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसे टर्निप योलो मोजेक वायरस TYMC, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर इसी तरह से एनिमल वायरसेस अगर देखें तो उसमें रियो वायरस, ये एक डबल स्टैंडर्ड होता है, बाकी सारे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, रोज सार्कोमा, पोलियोमाइलिटिस, ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। फिर बैक्टीरियोफेजेस, ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड हैं। MS2, F2, R17, ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरसेस हैं। जब आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो जो रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग डीएनए में होते थे वही सेम रूल आरएनए में जनरली फॉलो होते हैं। रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग क्या होते थे डीएनए में? ए टी के साथ पेयरिंग करेगा, जी सी के साथ पेयरिंग करेगा। मतलब यहाँ पे जो ये बेस पेयरिंग हो रहा था इसके लिए जो रूल्स थे ए टी और जी सी वाला, वही सेम रूल आरएनए में भी फॉलो होगा इफ आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। नॉन जेनेटिक आरएनएज एक्सेप्ट टीआरएनए हैव सिंगल स्ट्रैंडेड। जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो नॉन जेनेटिक आरएनएज होते हैं, राइबोसोमल आरएनएज होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं एक्सेप्ट टीआरएनए। टीआरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन हेलिकल नहीं होता है। ये ऑलरेडी हमने देखा है कि आरएनए जब भी डबल स्ट्रैंडेड होता है तो वो हेलिकल नहीं होता है। RNA is the genetic material where organisms have only RNA, but organisms which have DNA along with RNA, use of the RNA is carrying the orders of DNA, and in this way RNA has no genetic role, so called non-genetic RNA. अब यहाँ पर दो चीजें, जहां पर DNA नहीं है, जिस ऑर्गेनिज्म में DNA नहीं है वहां पर RNA जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन जहां पर डीएनए और आरएनए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में आरएनए और डीएनए दोनों होता है, वहां पर आरएनए का काम होता है जो डीएनए के ऑर्डर्स हैं उसको कैरी करना।
ठीक है। अगर सिर्फ आरएनए है तब तो वो जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर आरएनए और डीएनए दोनों है तो आरएनए का काम हो जाएगा डीएनए के ऑर्डर्स को कैरी करना प्रोटीन सिंथेसिस में, फिर आगे चल के उसका ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सब कुछ बताऊंगा प्रोटीन सिंथेसिस में। फिलहाल अभी बस इतना फॉलो करिए, आरएनए जो होता है, इन केस अगर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है तो आरएनए इज द कैरियर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ डीएनए एंड इन दिस वे आरएनए हैज नो जेनेटिक रोल। तो अगर आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट है तो आरएनए का कोई जेनेटिक रोल नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट। तो डीएनए का जो कोड होता है, जो डीएनए का टेम्पलेट होता है, उसी पर नॉन जेनेटिक आरएनए का सिंथेसिस होता है। नॉन जेनेटिक आरएनएज आर एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ये तीनों जो है एम, टी और आर, ये तीनों नॉन जेनेटिक आरएनएज है। जेनेटिक आरएनए ऑफ वायरसेस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दैट इज इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन रेप्लिका बाय इटसेल्फ। तो वायरसेस में जो जेनेटिक आरएनए होते हैं, वायरसेस में डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है, तो जो जेनेटिक आरएनए वायरसेस में होता है तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, वो अपना खुद रेप्लिका तैयार करते हैं सेल डिवीजन के समय। सो इट्स मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। ये वर्ड आपको याद रखना है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। जो वायरसेस में मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो होता है आरएनए डिपेंडेंट एंड आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि वहां डीएनए होता ही नहीं है। अब यहां पर डीएनए और आरएनए के बीच में एक कंपैरिजन दिया हुआ है टेबल में, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले शुगर, दोनों में पेंटोज शुगर होता है, ये डीएनए का शुगर है और ये आरएनए का शुगर है। इसमें देखिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, दोनों में पेंटोज हो गया। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोक्सिल है, इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ये है राइबोज, इसमें हाइड्रो OH है, इसको कहेंगे राइबोज, और इसमें OH नहीं है इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। उसके बाद बेस, ऑलरेडी ये भी मैंने आपको बताया, A, G, C, T या U। ऊपर के 3 कॉमन होते हैं डीएनए आरएनए में, लास्ट वाला जो नाइट्रोजन बेस होता है वो डीएनए के केस में थाइमीन होता है, आरएनए के केस में यूरासिल होता है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स की बात करें, तब से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए में जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये कौन सा फॉर्म बना रहा है, ए शेप में है, और जब ये डबल स्ट्रैंडेड है तब ये कौन सा शेप बना रहा है, ये बना रहा है बी शेप, इसलिए इसको कहते हैं बी फॉर्म। डीएनए को और आरएनए को कहते हैं ए फॉर्म। आरएनए हमारा ए बना रहा है, डीएनए हमारा बी बना रहा है। फंक्शंस देखें तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जनरली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इट सर्व्स एज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरसेस में डीएनए नहीं होता है इसलिए वहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जनरली बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में ये नॉन जेनेटिक फंक्शंस होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। क्या करता है वहां पर, जो डीएनए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको कैरी करता है, फिर उसी का ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो वहां पे इसका नॉन जेनेटिक फंक्शन होता है। जैसे एमआरएनए में, आरआरएनए में, टीआरएनए में, क्रोमोसोमल आरएनए में, ये सब जब प्रोटीन सिंथेसिस हम देखेंगे तो और डिटेल से देखेंगे। फिर ओरिजिन की बात करते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से बनता है, डीएनए का ही रेप्लिकेशन होकर के फिर से डीएनए बनता है। एक और केस में जब वायरस से इंफेक्शन होता है, आरएनए वायरसेस से इंफेक्शन होता है, जैसे कोरोना वायरस के केस में, तो यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक आरएनए होता है। इन केस ऑफ इंफेक्शन बाय आरएनए वायरसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक आरएनए होता है। आरएनए का ओरिजिन देखें तो एक तो हमने ऑलरेडी देखा है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए बनता था, तो नॉन जेनेटिक आरएनए का फॉर्मेशन होता था। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन से जेनेटिक आरएनए का भी फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद एक और तरीका है रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए, आरएनए के ही रेप्लिकेशन से आरएनए बन सकता है, और इसमें हेल्प करता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक कोड। कुछ बेसिक चीजों को पहले समझते हैं इसको आसान करने के लिए। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स अमीनो एसिड को मिला करके प्रोटीन बनता है फाइनली। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी फिगर से समझाया है। क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को जब स्ट्रेच करते हैं तो हमें दिखता है डीएनए। डीएनए में फिगर के साथ मैंने हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें बताया था नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? ए, टी, सी और जी। अब जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड को मिला करके बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं? 20, जिसमें से 9 इसेंशियल होते हैं, 11 नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल मतलब हमारी बॉडी में नहीं बनता है, हमें फूड इंटेक में लेना होगा। नॉन इसेंशियल मतलब हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन जाता है, इसलिए हमें फूड इंटेक में नहीं लेना होगा। तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनको मिला करके प्रोटीन बनता है। यहां पर जो जो ग्रीन में है ये सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, गिन लीजिए टोटल 9 होंगे, और जो रेड में है 11, ये सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब इन्हीं अमीनो एसिड को मिला करके प्रोटीन बनता है, तो कह सकते हैं कि प्रोटीन का जो लैंग्वेज होगा उसमें ये 20 अमीनो एसिड अल्फाबेट का काम करेंगे। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट में कोई भी वर्ड 26 लेटर्स को मिला करके बनता है, उसी तरह से कोई भी प्रोटीन होगा वो इन्हीं 20 अमीनो एसिड को मिला करके बनेगा। तो ये 20 अमीनो एसिड क्या हो गए? प्रोटीन के लैंग्वेज के अल्फाबेट हो गए। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है? ये जो डीएनए में जो कोड होते हैं उनके बेसिस पर बनता है। तो डीएनए में जो कोड होते हैं नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ए, टी, सी और जी। ये 4 नाइट्रोजन बेसिस को यूज करके कोड बनते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन बेस पेयरिंग होता था, उसमें नाइट्रोजन बेस होता था। सपोज यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, तो इस तरह से यहाँ जो नाइट्रोजन बेस होगा इसको एज अ कोड यूज करके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है उसमें जो लैंग्वेज है, जो कोडिंग है, उसका जो अल्फाबेट है वो क्या है? वो ए, टी, सी और जी है। टोटल 4 अल्फाबेट्स हैं, ए, टी, सी और जी, डीएनए के कोड के लैंग्वेज। अब इन्हीं 4 नाइट्रोजन बेसिस से फाइनली ये 20 अमीनो एसिड बनेंगे। ये है हमारा यहां तक का बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसी के बेसिस पे हमें ये पूरा जेनेटिक कोड पढ़ना है। डीएनए मॉलिक्यूल इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उस पर कोड्स होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस को कोड के रूप में यूज करके जेनेटिक इंफॉर्मेशन बनता है जो कि पास ऑन होता है। These informations are in the form of certain special language of code words which utilizes the 4 nitrogen bases A, T, C and G of DNA for its symbols। तो 4 नाइट्रोजन बेसिस का यूज करके ये कोड तैयार होते हैं, A, T, C और G। सच कोडेड मैसेज इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राम। जो कोडेड मैसेज होता है उसको क्रिप्टोग्राम कहते हैं, और जो कोड्स होता है उसको कहते हैं कोडॉन्स। धीरे धीरे आगे बढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा एकदम। प्रोटीन्स हैव 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, बट न्यूक्लिक एसिड हैज ओनली 4 डिफरेंट बेसिस। जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें 4 बेसिस होते हैं अलग अलग। तो कह सकते हैं कि 20 अमीनो एसिड प्रोटीन के लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स के जो 4 बेसिस हैं ये अल्फाबेट्स हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशंस आर पास्ड ऑन टू द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू mRNA। mRNA क्या काम करता है? जो डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, ए, टी, सी और जी का जो सीक्वेंस होता है, जो कोड होता है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करके प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। सिंस 20 अमीनो एसिड्स आर टू बी कोडेड, ट्रिपलेट कोड ऑफ बेसिस गिव्स 4 into 4 into 4 into 64 कोडॉन्स विच आर एनफ। अब इसका क्या मतलब है देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे अमीनो एसिड्स के लिस्ट है, ये सारे 20 अमीनो एसिड्स के लिस्ट है। लास्ट वाला मत पढ़ना, बस ये स्टॉप कोडॉन्स है। बाकी जो बच गए ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, इनके यहाँ पर कोडॉन्स लिखे हुए हैं, ATT, ATC, ATA, ये आइसोल्यूसिन का हो गया।
अब हम ये मान लेते कि एक नाइट्रोजन बेस एक अमीनो एसिड बना रहा है, ठीक है, सिंगलेट कोड का यूज करते हैं। तो एक बन गया ए से, एक बन गया जी से, एक बन गया सी से, एक बन गया टी से, खत्म हो गया हमारा। 4 नाइट्रोजन बेस से सिर्फ हम 4 अमीनो एसिड बना पाएंगे अगर सिंगलेट कोड का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला फेल हो गया। फिर हमने डबलेट कोड का यूज किया। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज बन गए? 4 इंटू 4 16। अब भी हम 16 अमीनो एसिड ही बना पाएंगे, 4 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं बना पाएंगे, तो ये डबलेट कोड भी फेल हो गया। फिर हमने ट्रिपलेट कोड का यूज किया, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो गए? 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो ये हमने कंक्लूड किया कि ट्रिपलेट कोड का यूज होता है अमीनो एसिड के सिंथेसिस में। ट्रिपलेट कोड इज एनफ। अब हमें 4 कोड की आवश्यकता नहीं है, चारों मतलब ए ऐसे करके 4 बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 3 कोड्स आर ट्रिपलेट कोड्स आर एनफ। अब इसमें भी एक समस्या थी। टोटल पॉसिबिलिटीज तो बन गया 64, टोटल अमीनो एसिड्स है हमारे पास 20, तो 64 में से 20 कोड्स का यूज करके हमने 20 अमीनो एसिड तो बना लिया, लेकिन जो बाकी बच गए 44 उनका क्या? तो इसके लिए कंक्लूजन ये निकाला गया कि एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट कोड यूज होता है, क्लियर हो गया। उसके बाद आउट ऑफ 64 ट्रिपलेट्स, 44 triplets are excess which show that more than one codon are present in the same amino acid। मतलब एक से ज्यादा कोडॉन्स एक अमीनो एसिड में हो सकते हैं, यही कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ट्रिपलेट कोड्स के, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। पहला तो कोड ट्रिपलेट होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अगर सिंगलेट और डबलेट होता तो हमारे पास 20 कोड होते ही नहीं 20 अमीनो एसिड्स के लिए, इसलिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ट्रिपलेट कोड है। उसके बाद द कोड इज डीजेनरेट। अब डीजेनरेट का क्या मतलब होता है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं एक अमीनो एसिड के लिए। फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसिन के लिए 3 कोड्स हैं, ल्यूसिन के लिए 6 कोड्स हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है इसको कहते हैं डीजेनरेट। फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड मोर देन वन वर्ड कैन बी यूज, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट कोड। अगर नॉन डीजेनरेट होता तो क्या होता कि एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोड होता। तो इस तरह से 20 अमीनो एसिड थे तो इनके लिए 20 कोड होता, और ट्रिपलेट कोड में 64 होते हैं टोटल, तो बच जाते टोटल कितना? 44, जो कि यूजलेस हो जाते। इसलिए हमने ये कंक्लूड किया कि कोड डीजेनरेट होते हैं। उसके बाद कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग इसका क्या मतलब कि जैसे एक नाइट्रोजन बेस एक कोड में यूज हो गया, अब वही सेम नाइट्रोजन बेस दूसरे कोड में यूज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जैसे ए टी टी ए टी सी, इस तरह से सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेसिस का। तो एक बार ये यूज हो गया एटीटी, अब ये सेम दोबारा से यूज नहीं होगा, अब यहां नेक्स्ट से चालू होगा। इसको कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग। द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। अब ए दोबारा से यूज होगा लेकिन दूसरे टाइम होगा, ये वाला सेम नाइट्रोजन बेस यूज नहीं होगा, ठीक है। द कोड इज कॉमालेस, मतलब कोई कॉमा नहीं होता है, मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है। नो कोडन इज रिजॉल्व फॉर punctuation after the coding of the one amino acid, the second amino acid is automatically coded by the next 3 letters। मतलब एक 3 लेटर का एक कोड बन गया, उसके बाद नेक्स्ट 3 लेटर ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो जाता है कोड के रूप में, कोई कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है। द कोड इज जनरली नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस का क्या मतलब होता है कि एक कोड एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। जैसे ATT अगर कोड है तो ये आइसोल्यूसिन ही बनाएगा, CTT अगर कोड है तो ये ल्यूसिन अमीनो एसिड ही बनाएगा। ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ,
मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको नॉन एम्बिगुअस दिखेगा, लेकिन कभी कभी एम्बिगुअस भी होता है। इसका एक एग्जांपल से समझाया हुआ है, जैसे यू, ये जो कोडोन है ये फिनाइल अलानिन बनाता है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रेजेंस में ये आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन या सेरिन भी बना सकता है। इस टेबल में देखिए यू, ये यू किस में होता है? आरएनए में होता है। अगर डीएनए में होगा तो क्या होगा? टी टी टी। आपको बताया था मैंने ए जी सी टी या यू। अगर डीएनए है तो टी होता है, और अगर आरएनए है तो यू होता है। तो डीएनए के केस में टी है, तो टी कोडॉन क्या बनाएगा? फिनाइल अलानिन। यहाँ देखिए फिनाइल अलानिन टी बना रहा है, लेकिन इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन कभी कभी ये आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन या सेरिन भी बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। तो कभी कभी एम्बिग्यूअस होता है, बहुत रेयरली एम्बिग्यूअस होता है, जनरली ये नॉन एम्बिग्यूअस होता है। द कोड इज यूनिवर्सल, दैट इज द सेम कोड अप्लाइज इन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स। मतलब इसी कोड का इस्तेमाल सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सारे लिविंग सिस्टम्स में होता है। द कोड इज यूनिवर्सल। उसके बाद एक होता है स्टार्टिंग कोडॉन, एक होता है नॉनसेंस कोडॉन्स या स्टॉप कोडॉन्स। स्टार्टिंग कोडॉन्स AUG होता है, इसको आपको सिंपली याद कर लेना है। AUG जो होता है ये स्टार्टिंग कोडॉन होता है, ये चैन इनिशिएशन करता है, मतलब चैन के फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है, कोडिंग को स्टार्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, या पॉलीपेप्टाइड चैन को स्टार्ट करता है। उसके बाद नॉनसेंस कोडॉन क्या होता है? कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जैसे UAA, UAG, UGA, ये कोडॉन जब भी आएंगे तो कोड का टर्मिनेशन हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद दूसरा प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगेगा। These codons do not specify any amino acid, कोई अमीनो एसिड नहीं स्पेसिफाई करते हैं। Therefore these codons are called nonsense codons, इनको nonsense codons कहा जाता है, या टर्मिनेशन कोडॉन्स कहा जाता है, या स्टॉप कोडॉन्स भी कहा जाता है। टर्मिनेशन कोडॉन्स टर्मिनेट द ट्रांसलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड के ट्रांसलेशन को रोक देता है, टर्मिनेट कर देता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई सजेशन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। ये हमारे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग वीडियो सीरीज का चैप्टर 2 था, द सेल। इसके पहले हमने जेनेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा सेल डिवीजन, उसके बाद मेंडल्स लॉ, और इस तरह से हम ये सारे चैप्टर्स जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज रोशन कुमार, शाइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।